नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि विल वसीयत के केस के अंदर आप संपत्ति का मालिकाना हक चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? जी हां दोस्तों, अब एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां पर अगर आप विल वसीयत की प्रोबेट करवाते समय संपत्ति का मालिकाना हक को चैलेंज करना चाहेंगे, तो वो चीज यहां पर संभव नहीं होगी। और आप लोगों ने अगर वहां पर समझदारी से काम नहीं लिया, तो आप लोगों को बेहद बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा अब बहुत से लोगों के मन में परेशानी रहती है कि जब बात आती है विल और वसीयत के बारे में, तो किस किस कंडीशन के अंदर उस विल वसीयत को चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि आपने तो सर बोल दिया मालिकाना हक चैलेंज नहीं होगा, तो विल वसीयत को किस किस कंडीशन के अंदर कोर्ट शक की निगाहों से देखेगा, कब कब एक विल वसीयत को चैलेंज करने की अनुमति दे देगा, यह चीज भी मैं आज की वीडियो में रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। तो इतना समझ लें कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बेहद बड़ी जानकारी आपको मैं दूं। अगर विल वसीयत की बात आती है, तो विल वसीयत के माध्यम से मालिकाना हक पाने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है, जब कभी भी वसीयतकर्ता का देहांत हो गया, तो उस वसीयत के तहत आप जाकर तहसीलदार की मदद से अपनी संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। वहां पर क्या प्रोसेस फॉलो होता है? वो तहसीलदार या वो अधिकारी आपके जितने भी बाकी उत्तराधिकारी हैं, सबको एक नोटिस सर्व करेगा और उनको इस चीज की जानकारी दी जाएगी कि यहां पर एक विल वसीयत हमारे सामने आई है, जिसके तहत संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा जा रहा है। अगर किसी की कोई आपत्ति होगी, तो वह आपत्ति वहां पर लगा देगा और एक तरीके का प्रोसेस वहां पर वेरिफिकेशन का शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर प्रोबेट करानी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उदाहरण के तौर पर हो गया महाराष्ट्र। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जब भी आप हमारा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 57 या 213 सेक्शन का इस्तेमाल करके कोर्ट के अंदर प्रोबेट प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, तो वहां पर यह चीज कोर्ट फाइनलाइज करता है कि जो आपकी विल बनाई गई है, क्या इसके अंदर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता, वहां पर कोर्ट आपको अलाउड कर देता है। क्या अलाउड किया जाएगा? कि आप वहां पर उस विल के अंदर प्रोबेट कराते हुए अपने आप का मालिकाना हक पा लेंगे। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं जो मैंने कानून के तहत आपको बता दी। अब यहां पर जब कभी भी विल वसीयत को लेकर बात आती है, तो कुछ बेसिक सी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। क्या वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है? जी नहीं दोस्तों, रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ लिखा गया है। क्या वसीयत को स्टैंप पेपर पर बनाना जरूरी है? जी नहीं दोस्तों, कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वसीयत स्टैंप पेपर पर ही बनाई जाए। इसके अलावा अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि चलो सर, कोई भी चीज जरूरी नहीं है, तो कैसे विल वसीयत फिर चैलेंज कर दी जाती है? सबसे पहले आप ध्यान दें, अगर एक से ज्यादा विल वसीयत है, तो जो वसीयत आखिर में बनाई गई है, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं हो, चाहे उससे पहले की वसीयत सारी रजिस्टर्ड हो, पर जो वसीयत हमेशा आखिरी में बनाई जाएगी, कानून उसी की सबसे ज्यादा मान्यता देगा। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात एक और है दोस्तों, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट थी। यह जजमेंट आप लोगों के लिए जाननी यूं अनिवार्य है, क्योंकि इसी जजमेंट में बात की गई थी कि किस किस कंडीशन में, किस किस सिचुएशन में एक विल वसीयत को शक की निगाह से देखा जाएगा, और अगर उसे सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस मान लिया जाएगा, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपकी उस विल वसीयत को कोर्ट में बड़ी इजीली चैलेंज किया जा सकता है। अब यह जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है कविता कन्वर वर्सेस मिस पमीला मेहता एंड अदर्स। अगर आप मेरे चैनल से रोजाना जुड़े रहते हैं, तो इस जजमेंट का रेफरेंस मैंने कई बार दिया है। इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया
कि कब कब एक विल के अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस माने जाते हैं, मतलब कब कब एक विल को शक की निगाहों से देखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पर मैं कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूं, ये कंडीशन बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कब किसको सस्पिशियस बोला जाएगा। जब कोई ऐसी चीज आती है जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में, अगर ऐसी कोई चीज विल के अंदर देखी गई है तो वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस होगी। उदाहरण के तौर पर बताए हैं कि जो वसीयत करता है उसने कांपते हुए हाथों में डाउटफुल सिग्नेचर किए हैं, या फिर वसीयतकर्ता ने जो विल बनाई है उस विल के अंदर उसका अनसर्टेन माइंड दिखाई दे रहा है, मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है वो विल में लिखना क्या चाहता है। विल के अंदर अगर अनफेयर डिस्पोजिशन हुआ हो, मतलब प्रॉपर्टी इस तरीके से बांटी गई है जो प्रैक्टिकल तरीके से डिस्पोज ऑफ हो ही नहीं सकती, अगर किसी उत्तराधिकारी को बेवजह संपत्ति से बाहर कर दिया, अब मान लेते हैं वही उसकी सारी सेवा पानी करता था, वही उसकी सब देखभाल करता था और उसी को बाहर कर दिया, तो शक की निगाह तो जरूर जाएगी। ऐसी कंडीशन में जो बेनिफिशियरी है, मतलब जिसके पक्ष में विल बनाई गई है, पता लग रहा है उसी ने यहां पर वसीयतकर्ता को विल बनाने के लिए फोर्स करा, उसी के द्वारा विटनेस तैयार किए गए, वही हर चीज आगे आगे जाकर यहां पर कर रहा था, तो ये चीज कहीं ना कहीं शक पैदा करती है कि हो सकता है उसने कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस जरूर किया हो। तो बेसिकली दोस्तों, जो भी शक का कारण होगा वो वैलिड होना चाहिए, रियल कंडीशन में पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में डाउट आ रहे थे इसी वजह से आप शक कर रहे हैं, ये नहीं। जो मैंने कुछ कंडीशन डिस्कस करी, ये कंडीशन वहां पर फॉलो करनी अनिवार्य है। अब अगर ये कंडीशन आप फॉलो करते हैं और रेलिवेंट जजमेंट और इससे मिलती जुलती और जजमेंट वहां पर ले आते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आप उस विल वसीयत को चैलेंज कर सकेंगे, और उसके अलावा जो विल वसीयत में दूसरी कमियां होंगी उनको स्पेसिफिकली हाईलाइट करके कोर्ट को उससे रिलेटेड एविडेंस देकर विल वसीयत भी कैंसिल करा सकेंगे। यह बात आ गई विल को शक की निगाहों से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की। अब कई बार देखा जाता है कि कोर्ट के अंदर यह प्रोबेट प्रोसीडिंग चल रही है, एक पार्टी बीच में आकर बोलने लगती है कि सर जिसने वसीयत लिखी है वो तो मालिक ही नहीं है, उसका तो एक लिमिटेड हिस्सा था, उसने तो अपने से ज्यादा वसीयत किसी और को कर दी। अब ये जो चीज है ये लेटर जजमेंट में बोली गई कि अगर आप वसीयतकर्ता के मालिकाना हक को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो प्रोबेट प्रोसीडिंग में अब आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं, उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार जजमेंट में बोला क्या गया है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है माखन प्रसाद सन ऑफ लेट शिव चंद्र सिंह वर्सेस मिश्री लाल सिंह रेजिडेंट ऑफ विलेज शाहजहानपुर एंड अदर्स। यहां पर 11 जून साल 2024 की ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है। अभी इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप हर लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या क्लियर किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि जो प्रोबेट की प्रोसीडिंग है वो एप्रोप्रिएट जगह नहीं बताई जाती कि वसीयतकर्ता का आप मालिकाना हक इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जाकर चैलेंज कर सके। अगर आप किसी मालिकाना हक के क्वेश्चन को लेकर यहां पर सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट केस जाकर फाइल करना पड़ेगा, यानी कि अलग से टाइटल सूट डाल दे, सेक्शन 34 डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट, वहां पर आप जाकर चैलेंज करें कि टेस्टेटर ने विल तो बना दी पर टेस्टेटर तो खुद इतना मालिक नहीं था, खुद उसका हिस्सा नहीं बनता था। पर अगर आप प्रोबेट के अंदर यह चीज डिक्लेयर कराना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। यह चीज यहां पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्लियर करी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस चीज को और डिटेल से आपको समझा दूं। देखिए यह बोला गया, देखिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर बोला है कि कोई भी टाइटल का मालिकाना हक का लेकर क्वेश्चन आता है तो वो प्रोबेट प्रोसीडिंग के अंदर नहीं डील होगा, क्योंकि जो हमारा प्रोबेट देने वाला कोर्ट होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो ऐसे केसेस के अंदर अपनी पावर ज्यादा यूज नहीं कर सकते कि वो वहां पर टाइटल ही घोषित कर दें। तो प्रोबेट कोर्ट को कंपिटेंट कोर्ट नहीं बताया कि वो टाइटल या नेचर किसी के मालिकाना हक का साबित कर सके। मतलब कि प्रोबेट प्रोसीडिंग के अंदर आप मालिकाना हक चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना है वसीयतकर्ता ने विल बनी है, वैलिड नहीं है, डिक्लेरेशन सूट में जाए, पार्टीशन सूट डाल दें, उसके अंदर काउंटर क्लेम हो जाएगा, वो भी वैलिड है। पर सीधा आप प्रोबेट प्रोसीडिंग के अंदर कभी भी इस तरीके से टाइटल को डिक्लेयर नहीं करा सकेंगे। ये चीज रेलिवेंट जजमेंट में साफ क्लियर कर दी, और आप लोगों के लिए ध्यान में देनी यूं भी अनिवार्य है ताकि आप अपना बहुमूल्य समय और पैसा इस तरीके से वेस्ट होने से बचा सकें और आपको पता हो कि सही समय में कौन सा केस डालना अनिवार्य है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।